बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल्स। थोड़ा सा हमने पढ़ा था हमारे पास जब हमने गॉसेस लॉ को स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल देखा था, तो वहाँ पर भी हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस थे। यहाँ पर भी जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस हैं। अब ये डायग्राम देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे है ये चार्ज, उसको हमने ए का नाम दिया है और इसको हमने बी का नाम दिया है। और इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये ए टू बी बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है द फिगर शोज द ज्योमेट्री ऑफ द कैलकुलेशंस रिप्लेस द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द डायपोल। हमने अपना ओरिजिन पॉइंट कौन सा बनाया है, डायपोल के सेंटर को। तो ये आपके पास सेंटर है, इस सेंटर का नाम है आपके पास सी। ठीक, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है, अगर आप ये देंगे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, डिस्टेंस क्या है आपके पास, एल। इसी तरीके से सी से बी तक का डिस्टेंस भी एल के बराबर होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी का डिस्टेंस इक्वल होगा 2l के। अगर आप देखिए ए से सी तक का डिस्टेंस के लिए मैंने एल का सिंबल यूज किया, फिर उसी तरीके से सी से बी तक एल का सिंबल यूज किया। क्यों, क्योंकि असल में ये जो ये क्या है, सी असल में क्या है, सेंटर है इस डायपोल का। ठीक, तो इसलिए आपके पास ये लेंथ इक्वली डिवाइड होगी, क्योंकि सेंटर जो होता है वो दो पॉइंट्स, दो लाइन, एक लाइंस को इक्वली डिवाइड कर देता है। तो ये ए से बी तक का जो फासला है वो कितने किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस के बराबर 2l के बराबर हो गया। And we obtain the electric potential at point P, which is located at distance r from the center of the dipole at an angle theta from the axis of the dipole x-axis. ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि अब हमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P। ठीक, हमारा जो है ये हमने क्या किया, हमने कहा कि ये हमारा क्या है, असल में ये हमारा सेंटर है ऑफ द डाइपोल। ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ हमने एक पॉइंट P एग्जिस्ट कर लिया कि हम यहाँ पर अपना फाइंड करना चाह रही हैं कि अगर हमारा पॉइंट P यहाँ लाई कर रहा हो, तो ड्यू टू अ डाइपोल हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए। ठीक, अब हमने क्या किया, ये जो हमारा डायपोल है, ये जो है आपके पास कहाँ पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट पी की पोजीशन जो हमें बता रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है एंगल, यानी एक्स एक्सिस से लेकर आपके पास पोजीशन वेक्टर तक का जो उसने कवर किया है एंगल, कितना कवर किया, थीटा। हमने उसको नाम दे दिया थीटा का, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस टू पी आर रिस्पेक्टिवली r1 एंड r2। अब अगर आप देखिए ये डिस्टेंस, ये जो है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी की पोजीशन को बता रहा है डायपोल से डायपोल के सेंटर पे। लेकिन अब हम अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की डिस्टेंस देखना चाहें कि पॉइंट पी से इनका डिस्टेंस क्या मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का, यानी नेगेटिव चार्जेस से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल है, r2 के इक्वल। और फॉर पॉजिटिव चार्ज का पी तक का क्या डिस्टेंस है आपके पास, r1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं यूजिंग इक्वेशन पोटेंशियल फॉर nth पॉइंट चार्जेस। ये जो इक्वेशन है हमारे पास आई थी फॉर nth चार्जेस, इस इक्वेशन को हम यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे। वीपी आपके पास क्या बता रहा है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, जो कि सम है आपके पास पोटेंशियल का फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के पोटेंशियल के, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फॉर पॉजिटिव चार्ज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास दोनों के चार्जेस का जो है, दोनों जो चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इनका जो है सिंबल अमाउंट जो है क्वांटिटी सेम होगी, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क होगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r1। आपके पास ये डिस्टेंस, इसको हम शो करवा रहे हैं r1 से फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव पोटेंशियल की बात हो रही है, ये कांस्टेंट आ गया। माइनस क्यू हमें बता रहे हैं कि आपके पास चार्ज क्या है, नेगेटिव है। और इसका ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस, उसको क्या नाम दिया आपने, r2। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास अगर आप देखें तो आपके पास दोनों में आपके पास कांस्टेंट है, यानी सेम है। तो हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन ले लिया तो ये चीज और ये चीज हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गई।
अब ये प्लस और माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगर आप देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर बाकी चीजें एज इट इज लिखी हैं, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्या करेंगे कि कुछ चीजें हमें इसमें जो मिली हुई हैं उस पर हम कुछ चीजों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो डायग्राम ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ए से बी तक का हमने इस डायग्राम को जो इस डायपोल को कुछ बड़ा करके दिखाया है ताकि आप आसानी से देख सकें, जबकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इतने करीब करीब होते हैं कि ये डिस्टेंस आपको एल दिखाया जा रहा है इतना बड़ा, ये इतना बड़ा नहीं होता है, ये बहुत ही स्मॉल होता है। तो इनके स्मॉल होने की वजह से आप देखेंगे पोजिशन वैक्टर और ये इनके दरमियान का जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल इतना स्मॉल होता है ना कि ये अप्रोच कर रहा होता है जीरो को। तो इनके अप्रोच करने की जीरो की वजह से आपके पास होता क्या है कि ये लाइन, दोनों लाइन ये इतना क्लोज होते हैं कि आपके पास ये एंगल जो है जीरो के इक्वल आ रहा होता है, जबकि ये आपके पास क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता है। तो उस तरीके से आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक, और ये जो बाकी बची हुई जगह है, बाकी बची हुई जो लेंथ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके ज्वाइन होने की वजह से यहाँ पर भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इस ट्रायंगल के फॉर्म होने से क्या हुआ कि ये साइड जो कि परपेंडिकुलर बन रही है इस लाइन के, इस पोजीशन वेक्टर के, ये जो लाइन है एन बी, ये असल में परपेंडिकुलर हो रही है, यानी एज अ इफ एक्ट करिए एज अ नॉर्मल ऑन द पोजीशन वेक्टर आर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसी पोजीशन वेक्टर को आपने क्या किया, इसको और एक्सटेंड कर दिया। क्यों एक्सटेंड किया, यहाँ पर आपने इसको इसलिए एक्सटेंड किया क्योंकि आपको असल में ये लेंथ भी फाइंड करनी है। तो जैसा आपके पास यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है इसी तरीके से यहाँ पर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, जितना आपने इसको इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी। अब हुआ क्या कि जब आपने इसको एक्सटेंड किया तो ए से आपने इस पॉइंट को क्यू का नाम दे दिया, और ये इसको क्यू और ए को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, राइट ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक, यहाँ पर आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये थीटा और ये थीटा, ये आपके पास एक्ट करेंगे एज अ इंटरसेक्टिंग एंगल्स। ठीक है, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, तो इनके एंगल्स हैं जो कि एंगल बना रहे होंगे आपस में, वैसे 180 डिग्री का एंगल। ओके, अब ये थीटा एंगल है। अगर आप इस थीटा एंगल की रिस्पेक्ट से देखें, हमें क्या निकालना है, हमें फॉर्मूला है, हमें जो है ये लेंथ चाहिए कि ये बची हुई लेंथ असल में होगी क्या। अब अगर आप देखें, मैंने ये चीज स्मॉल ही यहाँ पर ले ली है। ठीक, अब आप ये चीज देखिए, ये डिस्टेंस Q से लेकर C तक का डिस्टेंस और C से लेकर N तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक, अब इक्वल तो है लेकिन ये होंगे कैसे, ये इक्वल आ रहा है L cos थीटा के। ऐसा क्यों है, क्यों, इसलिए कि आपके पास ये एंगल है थीटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल आपके पास हो जो कि बेस के एडजेसेंट बन रहा हो। ठीक है, ऐसा एंगल जो कि आपके पास बेस के एडजेसेंट बन रहा हो, तो उसके ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसके एडजेसेंट साइड एज बिहेव करती है एज अ बेस, और उसके जो इस ये वाली जो साइड होती है वो इफेक्ट बिहेव करती है एज अ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपके पास अगर आप ये वाली साइड निकालना चाहें कि ये वाली साइड जो है क्या होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है, ये क्या है आपके पास बेस हो गया इस एंगल की रिस्पेक्ट से, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके इक्वल होता है, बेस क्या बन रहा है आपके पास, सी एन बन रहा है, और सी बी जो कि असल में हाइपोटेन्यूज है वो क्या असल में एल के इक्वल है, तो सी एन अपॉन एल ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस सी एन है और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, एल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज उसके इक्वल होता है cos थीटा के। ठीक, cos थीटा के इक्वल है, यानी एल आपके पास यहाँ का डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होगा आपको क्या चाहिए, इस सी एन की लेंथ चाहिए कि वो कितनी होगी, तो एल यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी एन की लेंथ कितनी आ जाएगी, एल cos थीटा। अच्छा, जब हमने ये बात कही है कि दो ट्राइंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों साइड्स भी आपस में कांस्टेंट हो जाएगी, तो इन दोनों की भी लेंथ बराबर होगी, यानी अगर सी एन अगर एल cos थीटा है तो इसी तरीके से इस तरह से क्यू सी भी आपके पास एल cos थीटा होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है हमें वो देख लेते हैं। R1
R1 कौन सा डिस्टेंस है? R1 असल में हमारे पास वो लेंथ है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज Q यानी B से लेकर P तक का डिस्टेंस, पॉइंट P तक का डिस्टेंस। अब आप देखें हमें ये डिस्टेंस निकालना है, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है R1। R1 किसके बराबर है? अगर आप देखें ये पूरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से लेकर पॉइंट P से लेकर डायपोल तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? पोजीशन वेक्टर R के। और ये जो है मेरे पास ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल में अब मेरे पास दो एंगल आ गए। अगर मैं इसमें से ये दो एंगल जो बन रहे हैं आपस में, ये भी कांस्टेंट है, अगर मैं इस एंगल में से ये वाला बचा हुआ हिस्सा निकाल दूं तो मेरे पास R1 आ जाएगी। मैं क्या करूंगी, इस R में से L cos थीटा जो कि बची हुई चीज है इसको मैं निकाल दूं तो ये R1 आ जाएगा। ऐसा मैं बात क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा ये इसलिए कह रही हूँ कि ये एंगल इतना स्मॉल है कि आसानी से आप निकाल सकते। तो R1 आपके पास क्या आ गया, C से P तक का, C से P तक का डिस्टेंस माइनस CN, ये लिखा हुआ। CP आपके पास किसके इक्वल है? असल में वो पोजीशन वेक्टर R है, माइनस CN किसके बराबर है? L cos थीटा के, वो लिखा है, कॉमा इसी तरीके से R2। अब आपको ये लेंथ निकालनी है। अगर आप देखें नेगेटिव चार्ज यानी पॉइंट A और P से तक का डिस्टेंस R2 है, और यहाँ से भी जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ से भी एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अब होना क्या, अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, अब ये डिस्टेंस चाहिए तो R2 किसके बराबर है? CP प्लस QC, क्योंकि मुझे ये साइड चाहिए, और जब ये पूरी साइड जब सम होगी तभी मुझे ये R2 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, CP मेरे पास क्या है? CP मेरे पास है पोजीशन वेक्टर R प्लस QC क्या है? L cos थीटा इज, ये आपके पास R2 आ गया R प्लस L cos थीटा, और R1 आ गया R माइनस L cos थीटा। अच्छा, अब P क्या है? P है आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं वो ड्यू टू अ डायपोल मालूम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? असल में P होता है, यानी दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस का प्रोडक्ट कहलाता है आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर आपके पास P किसके बराबर होता है? Q इंटू डी। Q आपके पास चार्ज होता है, D क्या होता है? असल में दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर D मेरे पास क्या है? D मेरे पास 2L है फॉर बोथ चार्जेस इस फ्रॉम, और कहाँ से लेकर सेंटर तक से लेकर, तो P आपके पास क्या हो गया? D को मैंने रिप्लेस कर दिया 2L से, तो P क्या बन गया आपके पास? 2QL। अब मैं क्या करूंगी, मैं ऊपर वाली इक्वेशन अपनी पहले वाली यूज करूंगी। Now we use equation number 9 and putting the values of R1 and R2. अब मैं अपनी equation number 9 यूज करूंगी। यानी अब मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगी अपनी। ठीक, सॉरी फॉर द ओके। अब हम इक्वेशन नंबर 5 जो कि ऊपर हमने बनाई है उसको हम यूज करेंगे, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे R1 और R2 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए Vp इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इनटू Q1 इनटू Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2। ठीक, अब हमने क्या किया, R1 को रिप्लेस करवा दिया R माइनस L cos थीटा से, और इस तरीके से R2 को रिप्लेस करवा दिया R प्लस L cos थीटा से। फिर हमने क्या किया कि हमने जो है Q जो कि दोनों जगह पे कांस्टेंट है उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया इसके साथ, Q अपॉन 4 पाई Q यानी बाहर आ गया एज अ कॉमन, और ब्रैकेट में ये सब चीजें बच गई। फिर अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में हमने इन दोनों को एज ए एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब हमने जो है आपस में जब हम इसको एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये और दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जाकर क्या होगा, R प्लस L cos थीटा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर फिर एटलीस्ट ऐसे यही आ जाएगा। फिर अगर आप देखें ये चीज जब इससे डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास ये दोनों चीजें तो मौजूद है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, R माइनस L cos थीटा बचेगा, ये जाके क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ माइनस का साइन है तो हम इस चीज को, ये दो टर्म्स है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर यहाँ पाए ये बाहर वाली चीज एज इट इज लिखी है, फिर क्या किया हमने ब्रैकेट खोल दिया, R प्लस L cos थीटा
माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, और नीचे जो है आर प्लस माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा। अगर आप देखें तो ये हमें बता रहे कि यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा है। तो हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो यह बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या हुआ, अगर आप ऊपर वाली डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास जो है आर और माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा। ये दोनों सेम साइन है, ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2l कॉस थीटा। फिर हमने क्या किया, इस 2l कॉस थीटा को ब्रैकेट के बाहर ले आए, क्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और ब्रैकेट में बचा यहाँ पर 1/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 2ql, ये आपके पास किसके बराबर है, ये आपके पास ऊपर बराबर आया है आपके पास p के आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, देखिए आपने 2ql को रिप्लेस करवा दिया। अब ये एक्सप्रेशन बन गया vp इज इक्वल्स टू p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं। अगर आपके पास l जो कि ये लेंथ है, अगर ये बहुत ही स्मॉल हो जाए, जो कि मैंने आपसे बात की थी कि हम जितना ये बड़ा दिखा रहे हैं उतना ये होता नहीं है। अब आपके पास होता क्या है कि आपके पास एल आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये पॉइंट भी हमारे पास कहीं भी हो सकता है, ये तो हमने यहाँ बनाया, तो ये पॉइंट भी जो है आपके पास ये है, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का, डायपोल के सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पोजीशन वेक्टर इस एल से इतना ज्यादा बड़ा होगा कि आपके पास क्या होगा कि हम, जिसकी वजह से बड़े होने की वजह से एल जो है बिहेव करेगा बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, तकरीबन अप्रोच करेगा ये जीरो को, यानी इसकी अप्रोच करेगा जीरो को। तो हम क्या करेंगे, जो हाई पावर्स होंगी एल की लेंथ की, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। और जब एल स्क्वायर को हम जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। और इक्वेशन क्या आ जाएगी, p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 6 का। ये जो है आपके पास आ गई जर्नलाइज एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब है क्या, अब दो चीजें हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं। इफ आर इज एट द एक्सल, एक्सल आपके पास कहलाता है असल में एक्स एक्सिस, यानी जो आपके पास कितने जब आप 2D ग्राफ की बात करते हैं, 2D डायमेंशंस की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास दो एक्सिस आते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो होता है वो कहलाता है आपके पास एक्सल, और जो वाई एक्सिस होता है वो कहलाता है इक्वेटोरियल। हम बात कर रहे हैं अगर आपका पोजीशन वेक्टर इज एट द एक्सल हो जाए, यानी अगर डायग्राम में देखें कि आपके पास आर क्या है, इधर है सेंटर पे, बिल्कुल इस तरह बन रहा है। लेकिन अगर ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी आपके पास यहाँ आ जाए एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा, इस पॉइंट पी यहाँ पर होने की वजह से आपके पास क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा जीरो। तो थीटा जीरो होने की वजह से होगा क्या, थीटा जीरो होगा, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो जहां आपके पास कॉस थीटा है वहां आपने 1 पुट कर दिया, तो एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है पोजीशन वेक्टर इज एट द एक्सल पे होने की वजह से आपके पास पोटेंशियल जो है जो कि मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा, आपके पास कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा वीपी इज इक्वल्स टू p upon epsilon p upon 4 pi epsilon naught into 1 upon r square। इक्वेशन नंबर 7 हो गई। और अगर if r is at the equatorial y axis, यानी बिल्कुल r परपेंडिकुलर हो जाए, यानी ऑन द y axis, यानी इक्वेटोरियल पे आ जाए, तो क्या होगा, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो आपके पास cos 90 क्या होता है, वो जीरो होता है। तो जब आप इस जीरो को पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 6 में जाके, तो ये पूरा जो साइड है आपकी राइट हैंड साइड, ये आपकी किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एट द इक्वेटोरियल आपके पास इक्विपोटेंशियल ड्यू टू डायपोल क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी इसका मतलब है कि आपके पास इक्वेटोरियल और एक्सल के अलावा अगर पॉइंट पी आपके पास कहीं भी लाई कर रहा हो,
ठीक। और हम चाह रहे हो कि हम देखें कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट पॉइंट पी क्या आ रहा होगा, तो वो आपके पास मैक्सिमम आएगा। अगर हमारा पोजीशन वेक्टर, अगर हमारा पॉइंट पी लाई कर रहा हो एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर हमारा पोटेंशियल लाई कर रहा हो एट द इक्वेटोरियल, तो वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि आपके पास एंगल क्या आ रहा होगा, 90 डिग्री आ रहा होगा, और cos 90 आपके पास जीरो होता है, यानी वहां पर पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। और अगर आपका पॉइंट पी लाई कर रहा हो ना कि इक्वेटोरियल पे ना कि एक्सिस पे, बल्कि उनके बीच में, तो वहां पर आपके पास जो पोटेंशियल आएगा वो आपके पास, मैं ये कहूंगी, वो 1 या 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 1 से कम हो सकता है, क्योंकि वहां पर एंगल भी आपके पास कम होगा। अब आपने क्या किया, अब आप देखें कुछ जर्नलाइज बातें करते हैं हम। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट विच पोजीशन डायपोल डोंट मेक एनी पोटेंशियल, यानी आपके पास, इन्होंने ये बात क्यों कही, इन्होंने ये बात इसी कही, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट विच पोजीशन डायपोल डोंट मेक एनी पोटेंशियल, यानी अगर आपके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल के पास हो, वो कौन सी पोजीशन है जिस पे आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल पे, जहां पर कोई, जिस पोजीशन पे आपके पास कोई भी पोटेंशियल एग्जिस्ट ना कर रहा हो। क्या कोई ऐसा पॉइंट है, ऑन एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल इट हैज नॉट अ पोटेंशियल? क्या ऐसा होता है कि इक्वेटोरियल पे कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपके पास पोटेंशियल का था? ये कुछ सवाल हैं जो हमारे जहनों में उठते हैं जब ये सवाल थे, हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है, इस जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो? अगर वहां पर इक्वेटोरियल पे आपके पास, इक्वेटोरियल पे अगर आपके पास पोटेंशियल आपका जीरो, तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना मौजूद होगी, इट हैज सम वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर पर पोटेंशियल विल बी जीरो, पोटेंशियल आपके पास जीरो होगा एंगल की वजह से। डू यू नो इफ एनी पॉइंट वेयर दैट यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड बट यू डोंट हैव एनी, यानी कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर आपके पास है, आप जानते हैं कोई ऐसा पॉइंट है कि जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद हो लेकिन पोटेंशियल वहां पर मौजूद ना हो? तो इसका आंसर कुछ ये है, यस, दिस इज एट इक्वेटोरियल लाइन। वो इक्वेटोरियल लाइन होगी, यानी वो पॉइंट होगा बिटवीन अ डायपोल एट दैट लाइन, यानी इक्वेटोरियल पे वो लाई पॉइंट डायपोल लाई कर रहा हो, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगी बट पोटेंशियल नहीं होगा, यानी इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम अभी एक एप्लीकेशन को देखेंगे, ये फॉर्म लाइन ऑफ चार्ज को, कि उससे हमारे पास जो है, वैसे तो हमारे पास डिफरेंट यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंटिन्यूअस चार्ज, तीन तरह की होती है। एक होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है आपके पास एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी होती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर जो होती है, अगर सिर्फ हम एक लाइन की बात कर रहे होते हैं, वो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अगर हम कोई एक स्क्वायर या एरिया की बात कर रहे हैं तो वो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अगर यानी हम कोई शीट हो, कोई पेपर हो, और अगर हम बात कर रहे हो 3D कोई क्यूब की, कोई सिलेंडर की, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक लीनियर डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आ जाती है। ठीक है, हमारे यानी चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से, by obtaining the electric energy, potential energy for the relation between a constant charge distribution and a point charge by calculating potential due to the charge distribution। अब पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहां पर हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आता है। द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन द पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम is that used to find force, यानी हम यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। पोटेंशियल अगर हम फाइंड कर रहे हैं इन फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स फाइंड कर रहे थे फॉर अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल बिगिंस बाय डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट, यानी हमने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है, चाहे वो आपके पास एक लाइन है, एक रॉड है, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, या वो एक पेपर या शीट है, या कोई सिलेंडर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस ऑब्जेक्ट को, जो कि 3D है, 2D डायमेंशन है या 1 डायमेंशन है, हमें उसको पहले स्मॉल सेगमेंट्स में
स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें फिर हर एलिमेंट का हमें पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, और फिर हम उसका क्या करेंगे, हम वहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन असल में क्या होती है, वो सम कर रही होती है। डिफरेंशियल में क्या होता है, वो आपको माइनस करके दे रहा होता है, यानी आपका जो इंटीग्रेशन है वो एक्ट करता है एज अ समेशन। ठीक है, तो the potential begin by dividing the object into charge element dq. चार्ज एलिमेंट आपके पास क्या है, स्मॉल में dq. Then we can write the potential dv due to a charge element dq by supposing that that behaves like a point charge. अब आपने क्या किया, आपने अपने ऑब्जेक्ट को स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। वो हर स्मॉल चार्ज एलिमेंट किसके बराबर होगा, dq के बराबर होगा। ठीक है, और हर चार्ज एलिमेंट का अपना एक पोटेंशियल होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, dv का नाम दिया। ठीक, और हर वो चार्ज एलिमेंट बिहेव करेगा लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, और उसका पोटेंशियल भी कुछ वैसे ही होगा। तो हमने वही इक्वेशन ले ली जो कि हमने निकाली थी पोटेंशियल की फॉर अ पॉइंट चार्ज। हमने दोनों साइड पे क्या, हमने जो है स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिए, इसलिए हमने दोनों पे जहाँ दो साइड पे डी से मल्टीप्लाई कर दिया। डी क्या है, स्मॉल चेंज है। वेयर आर स्मॉल चार्ज एलिमेंट एक्टर, where r is the distance from dq to the observation point p, यानी जिस पॉइंट तक हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो हमारा क्या है, पॉइंट p है। ठीक है, ये इसकी आपके पास डायग्राम भी आएगी आगे। ये आपके पास पॉइंट P है, यानी जिस पॉइंट पे आप जो है अपना, जहां से लेकर यहाँ तक आप अपना ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, वहां से वहां तक का डिस्टेंस, उसको आपने नाम दिया है क्या, R का। अगर आप ये डिस्टेंस देखें, यहाँ हमने बात की है, हम ले रहे हैं अपनी अगर R जो है वो डिस्टेंस होता है कि आपके पास जो चार्ज एलिमेंट आपने लिया है वहां से लेकर उस पॉइंट तक डिस्टेंस जहां पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहे हैं। तो उस पॉइंट P ऑब्जर्वेशनल पॉइंट और उस एलिमेंट चार्ज एलिमेंट तक का डिस्टेंस के दरमियान का डिस्टेंस वो कहलाएगा R। ठीक, the total potential is found by adding the contribution from all charge element of the object. अब आप क्या, अगर आपको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, तमाम चार्ज एलिमेंट के पोटेंशियल्स को ऐड करा देंगे। ठीक है, और ऐड कराने का मतलब है आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करी। अब देखिए v इज इक्वल्स टू, आपने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई। अब इस इक्वेशन में जो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 9 थी, जो कि इक्वेशन नंबर अब 10 बन चुकी है, इसमें हुआ क्या कि आपके पास ये चीज कांस्टेंट थी, कांस्टेंट्स को आपने एक जगह रखा, आर आपके पास चेंज हो रहा होता है। ठीक है, हर चार्ज एलिमेंट के लिए, तो आपने यहाँ पर इंटीग्रल का साइन अप्लाई किया क्योंकि ये चीज चेंज हो रही है, आपके पास ये चीज कांस्टेंट है। अब वेयर द इंटीग्रल इज कैरीड आउट ओवर द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप क्या करिए, अब आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे पूरे होल अपने सरफेस पे। ठीक, अब हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करने हैं, जो कि मैंने आपसे बात की थी, हमारे पास जो है इसकी 3 एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, 2 एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं हम किसको पढ़ेंगे। आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हो तो हम रॉड की बात कर सकते हैं, लाइन की बात कर सकते हैं, और अगर आपके पास एरियल चार्ज डेंसिटी हो तो हम पेपर की बात कर सकते हैं, शीट की बात सकते हैं, कोई भी स्क्वायर ले सकते हैं। और अगर हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे तो वहां पर हम कोई भी क्यूब, कोई भी सिलेंडर ले सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज, यानी हम लेंगे यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं लैम्डा। अच्छा, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी लेंथ का मतलब है कि जो भी आपने जितनी भी लेंथ ली हुई है उस पे जितनी भी चार्जेस हैं पर लाइन चार्ज, वो आपके पास उसको क्या बताए, लीनियर चार्ज डेंसिटी बता रहे हैं। यानी एक लाइन है उस पे जितने भी चार्जेस मौजूद हैं, एक लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक लाइन पे जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो उसकी क्या है, वो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आप स्क्वायर की बात करेंगे तो वहां पर आप जो है डिनोमिनेटर में आपके पास एरिया आ जाएगा। अच्छा, we can use the geometry of this figure to find the potential due to the uniform line of positive charge at point P, a distance y from the rod on its midpoint perpendicular basket. Applying question number 9 using the charge distribution element dq is equals to lambda d z, where z is equals to linear charge density. अब अगर हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ चले जाते हैं ताकि हमें ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये सब जो चीजें मसाला ज्यादा आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो हमें समझ आ जाए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है एक रॉड ले ली। ठीक है, अब उस रॉड पे हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
ठीक। अब ये एक 1D डायमेंशन है। अब हमने क्या किया, अब हमने एक स्मॉल ले ली। अगर आप देखें ये इसका सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसकी लेंथ क्या है आपके पास, L है। हमने इसका सेंटर ले लिया, यहाँ से सेंटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास टोटली क्या है, Z है। अब हमने क्या ले लिया, अब हमने एक स्मॉल पार्ट ले लिया, यानी स्मॉल चार्ज एलिमेंट ले लिया, जिसको हमने DQ का नाम दे दिया। ठीक है, ये आपके पास DQ होगा और ये डिस्टेंस जो होगा वो DZ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज की बात हो रही है, इसको हम और स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हर बिहेव करेगा एज अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट और इसका अपना अपना डिस्टेंस हो। अच्छा, अब हमने ये चार्ज एलिमेंट लिए है, तो यहाँ से अब ये हमने सेंटर लिया है, तो अब यहाँ पॉइंट P आपका लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने डिस्टेंस हमारे पास था, तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करने के लिए ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस DQ से चार्ज एलिमेंट से चार्ज एलिमेंट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट टू द पॉइंट P इज इक्वल्स टू R। और ये x एक्सेस, ये आपके पास y एक्सेस आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपके पास 90 डिग्री बन रहा है और ये आपके पास एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपके पास आ गया y। अगर आप इसको देखेंगे थीटा है, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाली, तो ये एक्ट करेगी एज अ परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसके एडजेसेंट ये साइड है, ये आपके पास क्या होगी, बेस, और ये आपके पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ सेट पे। अब आप, अच्छा, अब आपने बात क्या की थी, आपने बात की थी कि आपने क्या लिया है, आपने जो है एक रॉड लिया है। तो हम यहाँ जो डील करेंगे वो बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने बात क्या की थी कि किसके बराबर होती है, चार्ज पर लेंथ के, यानी Q अपॉन L के। अगर हम बात कर रहे होते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी की, तो वहां पर आ जाता है आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर क्या था आपके पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये आपकी लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, ये लेंथ है, लेकिन आपने सिर्फ एक स्मॉल सेगमेंट लिया हुआ है, तो इसका जो है डिस्टेंस किसके बराबर है, DZ के बराबर है। तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, DQ अपॉन DZ। ठीक है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या कह रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस वक्त आपने ये स्मॉल सेगमेंट लिया है, तो आपके पास ये आपके पास DQ हो गया, चार्ज एलिमेंट, स्मॉल चार्ज एलिमेंट, और इसका डिस्टेंस जो हो गया वो DZ हो गया। तो DQ अपॉन DZ आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आपको क्या चाहिए, अब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अप्लाई क्वेश्चन नंबर 9, और जहां आपके पास DQ है वहां रिप्लेस करवा देंगे आप इस चीज को। अब आप देखिए, यूजिंग द चार्ज एलिमेंट DQ, अगर आप देखें लैम्डा यहाँ है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, DZ यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये क्या बन गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस जो ये चार्ज एलिमेंट है, ये DZ का डिस्टेंस है। हमें क्या चाहिए, इस DQ, क्वेश्चन नंबर 9 में इस DQ को हमें रिप्लेस करवाना है। तो DQ चार्ज एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, DZ क्या डिवाइड होता है, वहां जाके लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लैम्डा क्या आपके पास असल में लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 9 क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन नंबर 9 जो कि हमारी ये थी, ये हमने लिखी। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 9, 1/4πε0 DQ आपके पास क्या आ गया, लैम्डा DZ। और ये जो R था, R को हमने रिप्लेस करा दिया। कैसे रिप्लेस करा है, अगर आप देखिए इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है आपके पास, ये चीज एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और राइट ट्रायंगल फॉर्म में अगर हमें कोई चीज अगर फाइंड करनी हो, कोई डिस्टेंस फाइंड करना हो, कोई लेंथ, कोई साइड की लेंथ फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ सबसे बड़ी है, L, R क्या करेगी, बिहेव करेगी एज अ हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है लेंथ का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस डायग्राम के मुताबिक ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक, प्लस z का स्क्वायर। तो और अगर मुझे R निकालना हो जस्ट, तो मैं क्या करूंगी, R का स्क्वायर बराबर होगा मेरे पास L स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। लेकिन अगर अब मुझे R फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगी। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगी तो R मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। ठीक, यानी मैंने क्या ले लिया, हाइपोटेन्यूज का
स्क्वायर रूट ले लिया. अब carry it out the integration over the length L as question number 10 and remember that y is constant we find. अब हमने क्या किया, ये क्वेश्चन जो नंबर 10 है हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 10 को हमने यूज किया है और इस क्वेश्चन नंबर पे क्या हमने किया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी. और इक्वेशन और इंटीग्रेशन, ना सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई की है हमने इस चीज से, बल्कि हमने अपनी लिमिट्स भी बता दी हैं. और इसमें हमने चीज जो है हमें याद रखनी है कि इसमें जो हमारे पास y है ये आपके पास बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट. नाउ वी फाइंड इंटीग्रल dv is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो क्वेश्चन नंबर 10 को हमने यूज करके जो बनाई है इक्वेशन, अगर दोनों को हम कंपेयर करें, अगर इक्वेशन को दोनों को हम कंपेयर करें तो जहाँ dq था वहाँ lambda dz हमने पुट किया, ठीक है. और फिर क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया कि आप देखिए कि हमने लैम्डा को जो है, लैम्डा जो कि कांस्टेंट है 1.45, इनको एक साइड पे लिख लिया. इंटीग्रेशन हम अप्लाई करें तो हमने लिमिट्स लगा दी, लिमिट्स हमने प्लस अपॉन 2 माइनस एल अपॉन 2, और ये चीज आपके पास चेंज हो रही थी तो इसको हमने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें. अब आप ये देखिए, क्योंकि डी जेड आपके पास क्या है, वो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्ज एलिमेंट टू द पॉइंट पी का, तो इसी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे. अगर आप ये अगली वाली डायग्राम देखिए, अगर आप ये अगली वाली डायग्राम देखिए, अगर ये वाली आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में अगर आप गौर करिए तो आपके पास ये जो टोटल लेंथ है ये आपके पास L है, ठीक है. अब आपने ये और ये लिया है, तो ये जो है इस लेंथ को आपने इस पॉइंट की वजह से आपने हाफ डिवाइड कर लिया, तो ये पॉइंट आपके पास ऐसा करेगा एज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये करेगा एज अ नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपके पास प्लस L हाफ हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी माइनस L हाफ हो जाएगी. तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये लिमिट लगाएंगे, ये आपके पास जो है फाइनल लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. फिर आपने क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ये आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास ln यानी log अप्लाई हो जाएगा, ln का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, तो ये चीज कुछ इस तरीके से सॉल्व आउट होके इस तरह आ गई. और फिर लिमिट्स आपने यहाँ पर लिख दी, ठीक है. फिर आपने क्या किया, फिर जब आपने लिमिट्स अप्लाई की, और लिमिट्स कहाँ अप्लाई होगी, आप किसका डिफरेंस, आप किसका इंटीग्रल किसका अप्लाई कर रहे थे, z पे अप्लाई करें. तो जहां जहां आपके पास इस ln में यहाँ पर आपके पास z मौजूद है वहां पर आप ये लिमिट्स अप्लाई कर देंगे. पहले जहां आपके पास पहले प्लस वाली लिमिट्स अप्लाई की और माइनस, फिर जहां आपके पास z था वहां पर माइनस वाली अप्लाई. ये आपके पास z ln प्लस एल हाफ प्लस z का स्क्वायर यानी प्लस L1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर माइनस के साथ माइनस L अपॉन 2 प्लस माइनस L अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y. अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको खोल देंगे. ये चीजें कांस्टेंट बाहर हैं. फिर हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए. ये क्वेश्चन जो पीछे वाली जो चीज है उसको एज इट इज मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है, ln प्लस ln हाफ प्लस L अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस दिस. अब अगले स्टेप में क्या किया, अब हमने ये वाली चीज ब्रैकेट्स यहाँ पर ओपन कर दी है, ln प्लस L हाफ प्लस, अच्छा प्लस का साइन खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर है, तो L स्क्वायर अपॉन 4 यानी L का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ln माइनस L हाफ प्लस, ये भी यहाँ पर जब स्क्वायर का साइन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इवन इवन है पावर, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर. अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास ln है यानी लॉग अप्लाई हो रहा है. ये हमें चीज बताती है कि अगर आपके पास लॉग का अप्लाई हो रहा हो, ये फॉर्मूला है कि जब आपके पास लॉग अप्लाई हो रहा हो और ln आपके पास दो क्वांटिटीज अगर माइनस हो रही हो लॉग में, तो वो असल में इक्वल होती हैं उन दोनों क्वांटिटीज के ln के डिवीजन के. तो ये हमने लिख दिया v इज इक्वल्स टू, ये चीज कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ गई, ln को हमने बाहर लिख लिया, ये पूरी चीज माइनस हो रही इस पूरी चीज से, तो ये इक्वल हो जाएगी इसके डिवीजन के. इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 12 का. और ये चीज आपके पास असल में वो फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि फॉर अ पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन चार्ज के लिए फाइंड किया गया है. अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आप क्या करेंगे, अब हम कैसे कर सकते हैं, हमारा पॉइंट पी तो यहाँ अलाई कर रहा था जो कि बहुत करीब था, लेकिन अगर फर्ज कीजिए हमारा पॉइंट, हम इस पॉइंट पी को
बहुत दूर कहीं ले जाए, यानी इस पॉइंट से अब चार्ज को जो है बहुत ही दूर हो जाए रॉड से, ठीक है। एज वी मूव फार फ्रॉम द रॉड, यानी अभी तो ये पॉइंट पी इस रॉड के बहुत करीब करीब, लेकिन अगर ये पॉइंट कहीं बहुत ही दूर लाई करे, यानी फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी पे चला जाए, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपके पास पोटेंशियल जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें अपना इनिशियल पॉइंट नहीं पता, हमें अपना ऑरिजिन नहीं पता होगा। तो होगा क्या कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगी, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, इसमें आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, एल और वाई बचेगा, और एल एन आपके पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लिमिट आपके पास जा रही होगी इन्फिनिटी पे, तो जिसकी वजह से आपके पास आखिर में एक्सप्रेशन 1/4 पाई एल अपॉन वाई, और लेंडा एल जो है इक्वल होगा आपके पास क्यू के, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन शोज दैट, ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन इस तरह इतना बड़ा था और ये कैसे आ गया, वो इस वजह से आ गया कि आपके पास y इज सो मच लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि क्या है कि असल में चार्ज एलिमेंट से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है, तो वो अगर आपके पास इन्फिनिटी पे चला जाए, यानी वो बहुत बड़ा हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि इट इज सिंपली द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस y फॉर अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए तो होगा, लेकिन हो क्या रहा है, अब हम जो है रॉड से बहुत दूर चले गए हैं, जब दूर चले जाएंगे तो ये एक्ट ऐसा करेगा, ये क्वेश्चन एक्ट कैसे करेगी, एक्ट करेगी एज अ पॉइंट चार्ज। अगर आप देखें ये क्वेश्चन कुछ हमारी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल से मिलती जुलती नहीं लग रही, वहां पर हम सिंबल आर यूज करते थे, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस क्या है, वाई है, ठीक है। इट इज सो मच लार्ज, तो आपके पास उस फॉर्म में होगा क्या, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा जाए तो आपके पास वहां पर पोटेंशियल तकरीबन अप्रोच करता है जीरो को। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ये यही हमारी खत्म होती है, और मैं आपको यही खुदा हाफिज़ कहती हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, और सेकंड इसकी एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे ट्यूटरिंग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।